Good morning students. Class 12 Chemistry English Medium के चैप्टर 9 मैं तुम्हारा एक बार फिर से वेलकम करती हूँ बेटा। और चैप्टर 9 में ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल द पार्ट एक्सेप्ट द वन पार्ट दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कल आइसोमेरिज्म हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स जितने भी पॉसिबल हैं, दो में पॉसिबल हैं वो दोनों मैंने तुम्हें बताए थे स्पेसिफिकली कि अगर अलग से भी क्वेश्चन पूछ लें तो यू शुड बी एबल टू आंसर। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, बट नॉट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में होती है, उन दोनों के नाम मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अपना कंक्लूजन क्या निकला? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केवल एक तरह की आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं एंड दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दोनों तरह के आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं, जिसके हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कल पढ़े थे, 3 टाइप पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल के, टोटल 6 थे मिला के, 3 अपने स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस थे और 3 ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस थे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अपने, बल्कि 3 टाइप के हैं, एक भी मैं लिखूंगी, उसका बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, वो तीसरा टाइप भी मैं लिखूंगी बोर्ड पर। तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। देखो स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, मैंने कल भी बनाया था, एक बार और तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सपोज ये अपनी मेटल है, इस मेटल के साथ ऐसे 4 बॉन्ड्स लगे हुए हैं एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इतने सिंपल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होती। ठीक है, इतने सिंपल से मेरा मतलब है कि अगर सिंगल एटम लगा हुआ हो वहाँ पे, देखो हमने टाइप क्या लिखा हुआ है, M इज फॉर द मेटल एंड AB, मतलब कोई हेट्रो लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और वही सेम कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हुआ। 2 बार रिपीट होने का मतलब उसमें कोई 2 एटम ऐसे हैं जो मेटल के साथ बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार रिपीट हुआ। देखो एक एटम था इसका जो मेटल से जुड़ा, दूसरा एटम जो मेटल से जुड़ा, मतलब एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है वो लिगेंड 2 एटम से मेटल के साथ जुड़ा, इसका मतलब 2 वैलेंसी पूरी हो गई। उसके बाद दोबारा फिर से जुड़ा, क्योंकि हमने होल 2 लिखा हुआ है, 2 वैलेंसी फिर से पूरी हुई, इन टोटल हमें 4 पूरी करनी थी, तो चारों वैलेंसी अपनी कंप्लीट हो गई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये डाइडेंटेट लिगेंड होगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ, जो इतना देर तक तुम्हें बता रही थी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद डाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आई? तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इट इज नॉट ऑफ द डाइडेंटेट लिगेंड। तो सिंपल स्ट्रक्चर जैसे CH4 का स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा लिगेंड लगा हुआ है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं वो तो मैं आज इसमें बॉन्डिंग में बताऊंगी, मैं कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्या सिचुएशंस रहती हैं और क्या रिजल्ट रहता है फिर उसका, वो सब आज पढ़ेंगे हम इसमें टॉपिक में, जो हमारा एक अकेला टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लगा हुआ है और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 COOH NH2। ठीक है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर था बायोमोलिक्यूल, उसमें भी बताया था। ठीक है, क्योंकि ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। होगा क्या प्रैक्टिकली, देखो इसका नाइट्रोजन एक लोन पेयर दे सकता है, इसका ऑक्सीजन एक लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, और जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा तो सॉल्यूशन की फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, समझ में आई बात, और सॉल्यूशन की फॉर्म में यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक्सप्रेस ना करते हुए हम इसको इस फॉर्म में शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, एक साइड में N एक साइड में O और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसे एक्सप्रेस करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो पर्पस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का, वो नाइट्रोजन सॉल्व कर रहा है और ऑक्सीजन सॉल्व कर रहा है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आई बेटा? तो मैं इसको ऐसे ही एक्सप्रेस करूंगी अब N और O से। कैसे? क्योंकि निकल बनाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो मैं वापस से निकल का एग्जाम्पल ले रही हूँ। कल भी हमने वहीं से स्टार्ट किया था। ये सेंटर में हमने निकल सिचुएट किया, यहाँ पर हमने लगाया O और यहाँ पर हमने लगाया N, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस वन इज द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया कि जो एटम बाइंड कर रहे हैं प्रैक्टिकली मेटल के साथ, केवल उन्हीं के साथ बॉन्डिंग शो की, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताया हमने। ठीक, अब दूसरी साइड में जाओ, दूसरी साइड में फिर से O आएगा और फिर से N आ जाएगा, और ऐसे करके अपनी बॉन्डिंग बन जाएगी। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अगर सीधा करके देखें तो टेट्राहेड्रल के जैसा ही दिखाई देता है। तो दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द डाइडेंटेट लिगेंड। ये बात आई समझ में? अब क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर इसका बनाना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कब बनेगा? व्हेन इट इज टर्न्ड द कमिंग लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट। ये मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई केमिकल सब्सटेंस पीपीएल को, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में टर्न करता है या राइट में टर्न करता है, तो उसको हम लिवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी मानते हैं। और ये लिवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी पहचान है एक ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की, कि ऑप्टिकली एक्टिव हुई। एक और पहचान है कि अगर वो मिरर इमेज बनाता है, अगर वो मिरर इमेज बना रहा है तो भी हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव मान लेते हैं, कि मिरर इमेज बनाना भी एक तरह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का काम है। ठीक है, दे में भी सुपर इम्पॉसिबल, दे में नॉट भी सुपर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे तुम्हें जितने भी स्ट्रक्चर मिलेंगे तुम्हारी बुक में, वो सारे पीपीएल वाले नहीं मिलेंगे, वो मिरर इमेज वाले मिलेंगे। इसके बीच में भी मैं मिरर रख देती हूँ कि मैंने मिरर रखा है यहाँ पर। मिरर रखने पर दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पॉसिबल होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, निकल, और ये इस तरफ आ जाएगा O N। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा O और N। अब इसमें से तुम देख के खुद पता लगा सकते हो कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रख देती हूँ, इट इज कंप्लीटली सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल मतलब जो एटम जैसा है उसके ऊपर वैसा ही एटम आ जाता है। तो दीज आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं। हमारे हाथों के जैसे नहीं है कि उनको अगर उठा के एक को दूसरे के ऊपर रखना चाहें तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी तरह नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दीज आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ये बात समझ में आई बेटा? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद डाइडेंटेट लिगेंड may exhibit this type of optical instruments which are mirror images of each other. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से पहले तो समझो कि मैं यहाँ बताना क्या चाह रही हूँ। N is for the metal and AA का AA होल 2 जहाँ भी लगा होता है अपने आप समझ जाओ कि डाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, AA होल 2 मतलब जो एटम है बॉन्ड होने वाले मेटल के साथ वो सिमिलर काइंड के मेटल, जैसे कि इथाइलिन डाइएमाइन। क्या स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डाइएमाइन का? मैंने कल भी बताया CH2 NH2 CH2 NH2। दोनों नाइट्रोजन के ही एटम में जो जुड़ेंगे, दोनों एटम नाइट्रोजन के ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें AB इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ डिफरेंट एटम जुड़े थे, एक नाइट्रोजन जुड़ा था, एक ऑक्सीजन जुड़ा था, इसलिए हमने AB लिखा था। लेकिन यहाँ पे AA क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ऐसे डाइडेंटेट लिगेंड लेंगे कि जिनमें सेम दो एटम मेटल के साथ जुड़ने वाले, या तो इथाइलिन डाइएमाइन लेंगे या फिर क्या लेंगे COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब दोनों सिमिलर एटम और एक सिमिलर स्ट्रक्चर पीछे बच रहा है, कोई अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बच रहा है। ये बात समझ में आई बेटा? अब इसका स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। और X और Y मीन्स वन एटम ऑफ हेलोजन एंड अदर एटम ऑफ हेलोजन। ठीक है, दो अलग अलग एटम है। ठीक है, अब हमें बनाना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले तो उसकी शेप देनी पड़ेगी। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया था, बीच में सेंटर में रखा मेटल, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट रखा, 4 बॉन्ड बनाए इसके, 4 बॉन्ड बना के
है, स्क्वायर की शेप देने पर इसमें मुझे दो लगाने हैं ई, इथाइलिन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने एक ई को यहाँ लगाया ई, और दूसरे ई को यहाँ पर लगाया ई। ठीक है, एक मैंने एक्स यहाँ लगाया और वाई मैंने यहाँ पर लगाया। समझ में आएगा? अच्छा, अब मैंने इसको रखा इसके सामने, मिरर के सामने। मिरर के सामने रखने पर क्या बनेगा? ये आया अपना कोबाल्ट सेंटर में, कोबाल्ट के साथ 4 बॉन्ड्स, ईन लगा हुआ है तो ईन ही आएगा इधर भी ईन आ जाएगा, और ऊपर HC आएगा और नीचे YB आएगा। बात समझ में आई बेटा? दीज आर ऑल्सो कंप्लीटली सुपरइम्पोजिबल। इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखें तो पूरी तरह से अपना वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर की शेप दे देती हूँ इसको, तो पूरी तरह वही स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कंप्लीटली सुपरइम्पोजिबल। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो ईन है, इस ईन को मैं इस बॉन्ड के साथ ले लेती हूँ, दोनों ईन को साथ साथ ले लेती हूँ, दोनों ईन को साथ साथ ले लेती हूँ, और एक्स और वाई को एक साइड में ले लेती हूँ दोनों। जैसे एक्स और वाई यहाँ पे लिया हुआ है, अब यहाँ पे ना लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक ईन आएगा और यहाँ पर अपना दूसरा ईन आ जाएगा, तो एक्स और वाई अपने इधर इस साइड में आ जाएंगे। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मैं इसको बनाती हूँ, देन दे आर नॉट सुपरइम्पोजिबल। ये बात नहीं समझ में आई कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि टोटल काउंटिंग करने के लिए आती है, दैट हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कोबाल्ट ईन गोल्ड टू ClBr। कितने पॉसिबल? तो वो कितने हम बना सकते हैं, हमें अपने दिमाग से ही देखना पड़ेगा कि अगर ये ग्रुप यहाँ पे ना लगा, हम इस ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें तो तब क्या होगा, तब पोजीशन चेंज करने पर क्या होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो बस वही काउंट कर देंगे कि अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसके बाद अपना स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये मैंने लिया कोबाल्ट, कोबाल्ट के 4 बॉन्ड मुझे बनाने हैं, और ये एक्स और वाई लगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ईन को यहाँ पे लगाया और ईन को यहाँ पर शो। टोटल अपने 6 बॉन्ड, 2 के साथ ईन, 2 बॉन्ड के साथ ईन, 2 बॉन्ड के साथ यहाँ पर मैंने ईन एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ मैंने लगाया एक्स और यहाँ पर मैंने लगाया। ठीक है, अब अगर तुम देखो कि अब जो इसका मिरर इमेज बनने वाला है, मिरर इमेज क्या बनेगा, ये देखो CO, ये ई मैंने यहाँ लगाया था तो यही रहेगा, यहाँ लगाया तो यही रहेगा ई। ठीक है, और अपना हमें स्क्वायर भी बनाना है, एक्स और वाई, दीज आर नॉट सुपरइम्पोजिबल। अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो एक्स के ऊपर तो ईन आने वाला है, वाई के ऊपर भी ईन आने वाला है, और ईन के ऊपर एक्स और वाई आने वाला है, तो दीज आर नॉट सुपरइम्पोजिबल। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देती हूँ इसको कि नॉन सुपरइम्पोजिबल। मिरर इमेज से बन जाएंगे बट नॉन सुपरइम्पोजिबल। और ये दोनों के दोनों सुपरइम्पोजिबल, सुपरइम्पोजिबल। मिरर इमेज। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अब एक और टाइप देखना है, MAA मतलब कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 बार रिपीट हुआ। ठीक है, जैसे NH3 2 बार रिपीट हुआ, देन X2 कोई हेलोजन एटम हम ले सकते हैं, Y2 कोई दूसरा हेलोजन एटम ले सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर ले लिया कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जो कंफर्म है खुद का एटम कॉम्प्लेक्स से बनता है। NH3 X Y। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी,
CO X और X तो अपनी पोजीशन में आएंगे, यहाँ पर Y आ जाएगा, Y और इधर NH3 NH3, ठीक है। अगेन नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर, समझ में आएगा। इसको मैं उठा के अगर इसके ऊपर रखूँ तो Y NH3 के ऊपर जा रहा है, दूसरा Y NH3 के ऊपर जा रहा है, तो दीज आर ऑल्सो नॉन सुपरइम्पोजेबल, दिस इज ऑल्सो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर of each other। ये बात समझ में आई बेटा। तो these are the types of optical isomers formed from the octahedral complexes। अब एक इसमें और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे M A3 और B3, मतलब टोटल हमें 6 लगाने हैं, लेकिन 3 एक जैसे और 3 एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ NH3 आ जाए और यहाँ पर हेलोजन मिले, ये तीनों हेलोजन रहे और ये तीनों NH3 आ जाए, ठीक है। उसके केस में भी क्या होगा, मिरर इमेज तो बन जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में जहाँ हेलोजन आ रहा है तो ये हेलोजन अपना इस साइड में आएगा और जो NH3 जा रहा है NH3 अपना इस साइड में जाएगा, लेकिन मिरर इमेज उसकी भी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज में। तो जो लास्ट वाला टाइप है मैं लिख के छोड़ देती हूँ यहाँ, बुक में कोई एग्जाम्पल उसका नहीं दे रखा है, दैट इज नंबर 4 MA3 एंड X3, इसका और इसमें सिर्फ एक को चेंज करना है, X के बदले हमें A और बढ़ाना है, मतलब उसकी जगह NH3 और ले लेना है हेलोजन एटम की जगह। So these are the types of optical isomers which can be formed from the tetrahedral and octahedral complexes। अब इसके बाद आओ बेटा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो बॉन्डिंग पर। देखो बॉन्डिंग तुम पहले पढ़ चुके हो और बॉन्डिंग में तुमने 3-4 थ्योरीज पढ़ी थी, उनके नाम एक बार तुम्हें याद दिलाती हूँ। एक थ्योरी तुमने पढ़ी थी BSCPR थ्योरी, ठीक है। एक थ्योरी तुमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक थ्योरी तुमने पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक और थ्योरी तुमने पढ़ी थी NO थ्योरी, समझ में आएगा। ये 11th वाला रेफरेंस है, जो 11th में तुमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखे हैं ये थ्योरीज। अब इनमें से एक थ्योरी को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दैट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिन, देखो पॉलिन है, हिटलर है, लैंडन है, फुंड है, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बॉन्डिंग में हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले, पॉलिन ने। पॉलिन ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली द वैलेंस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले कंडीशन है वैलेंस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिख रही हूँ थ्योरी के, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में जो तुम्हें दो एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ड बताने हैं, तो पॉइंट्स नहीं लिख रही हूँ, वो नोट्स में तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स में भेज चुकी हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस उन पॉइंट्स को एक बार क्लियर कर लो अपने माइंड में कि बेसिक क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ओनली द वैलेंस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग उसको मेंशन करूंगी मैं बोर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वैलेंस ऑर्बिटल्स may be filled or vacant। ऐसा जरूरी नहीं कि वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही हो तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दे मे बी वेकेंट, बल्कि हमारे लिए ये ज्यादा सुटेबल है। वेकेंट इज मोर सुटेबल फॉर अस टू मेक द बॉन्ड्स। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड देने वाला है, इलेक्ट्रॉन मेटल से लेने ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लिगेंड देने वाला है, तो लिगेंड के लिए वेकेंट ऑर्बिटल ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। और अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वेकेंट मेटल को करनी पड़ती है, मेटल को ऑर्बिटल वेकेंट करनी पड़ती है, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन देकर
लिगेंड बॉन्ड बनाता है। ये थर्ड पॉइंट, लिगेंड फॉर्म्स द बॉन्ड आफ्टर providing 2 electrons, after releasing 2 electrons to the metal atom in its vacant orbital, इसकी vacant orbital में। ये बात समझ में आई। अब एक और फोर्थ पॉइंट देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर vacant orbital नहीं होती तो vacant करानी पड़ती है orbital। ये vacant कैसे करानी पड़ती है? क्योंकि लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया, बट मेटल का उसके जैसा रिस्पॉन्स नहीं है। मेटल ऑलरेडी अपना कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, AgCl ऑलरेडी बन चुका है। अब NH3 उसमें जुड़ना चाहता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 उसमें जुड़ना चाहता है। हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है। क्या एग्जाम्पल था? AgCl प्लस 2NH3। अब मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ बना कैसे। 2NH3 इट विल फॉर्म AgNH3 होल 2 MCl। ये तुम्हें बताया था मैंने, नेमिंग में भी बताया था, वैसे एग्जाम्पल में भी बताया था। बना कैसे? AgCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, NH3 दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, फिर भी कंबाइन हुए, कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो उसका मतलब रिक्वायरमेंट तो नहीं थी बॉन्डिंग की, लेकिन फिर भी बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब जो लिगेंड आ रहा है इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके पास इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एनर्जी भी है, बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि जो उसे करना है वो कर ही लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो इस पे वो भी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है कि केवल मुझे एकोमोडेशन चाहिए, बस मुझे बैठने की जगह चाहिए, बाकी मैं उसके बदले में एनर्जी भी दे दूंगा जितनी उस ऑर्बिटल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉन भी दे दूंगा। अपने बैठने के लिए टेबल चेयर में अपने आप ले आऊँगा और जितनी एनर्जी चाहिए दरवाजा खोलने के लिए, परमिशन लेने के लिए, वो सारी एनर्जी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये कहकर लिगेंड एंटर होता है, और एंटर होने पर अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ऑर्बिटल पेयर अप हो जाए, क्योंकि डी के जो हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, डी एलिमेंट्स में एक दो एलिमेंट को छोड़कर बाकी में डी ऑर्बिटल फुल होती ही नहीं है। सब में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, केवल एक ग्रुप को छोड़कर, जो ग्रुप 12 है लास्ट वाला, उसको छोड़ के बाकी सब में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। तो सभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, केवल वो ही नहीं बनाते लास्ट वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने डी ऑर्बिटल कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो वो अपने डी ऑर्बिटल को एम्प्टी करके नहीं दे पाते, लिगेंड को प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, और उसके अलावा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके कॉम्प्लेक्सेस नहीं अवेलेबल, बाकी सबके कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल। अब यहाँ पे मैं जो तुम्हें बता रही हूँ एग्जाम्पल लेकर, ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए जो हमें ध्यान में रखने हैं, एक बार वापस रिवाइज करूँगी एग्जाम्पल के बाद। अब एक दो एग्जाम्पल लूँगी मैं निकिल के, क्योंकि निकिल में अपना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हमने देखा है। देखो आज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया निकिल ने, और कल निकिल ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो सबसे पहले इस निकिल से ही पूछते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, कब वो टेट्राहेड्रल बनाता है, कब वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहले उसी से पहचान करनी जरूरी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले निकिल के ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर। देखो, फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये भी मैं पहले नाम लिखने के लिए तुम्हें दे चुकी हूँ, जितने भी तुम्हारी बुक में किसी भी पार्ट में आए थे मैंने सब दिए थे तुम्हें लिखने के लिए। NiCN4 2 नेगेटिव। अब इसका नाम अगर लोग क्लास में होते तो मैं पूछते तुमसे, पर अभी बता देती हूँ कि क्या नाम है इसका, टेट्रासाइनाइडो निकिलेट, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, निकिलेट। ठीक है, और वो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, निकिलेट सेकंड। उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। निकिल के लिए 28 इसका एटॉमिक नंबर है, और 28 एटॉमिक नंबर में मैं 1s 2s पे नहीं जाती हूँ, मैं सीधे लास्ट ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, क्योंकि हमें उसी से मतलब वैलेंस ऑर्बिटल से। जब तुम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो तब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका स्टार्टिंग से लिखना आ जाएगा। अभी मैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पर जा रही हूँ। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s2। अब मैंने 3d8 एकदम से कैसे लिख दिया,
क्योंकि जो निकिल है अपना थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, और निकिल में 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना भी एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का, उसमें से 20 माइनस कर दो, 20 माइनस करके उतने इलेक्ट्रॉन डी के ऊपर लगा देते हैं। अगर किसी का 27 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जैसे कोबाल्ट आता है, इससे पहले कोबाल्ट निकल 27 एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स भी लिखेंगे, तो 20 माइनस करके 7 आया, 3d7 आ गया, 3d7 4s2, ये मैंने कन्फिगरेशन लिखा। अब 4s2 है तो देखो 4b भी यहाँ पे अवेलेबल है, 4b 0, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आगे हमारे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। ये बात समझ में आई? अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ, 3d8 की पिक्चर बनाती हूँ। पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, पहले 3d8 बना दो, 2 3 4 5, ये डी के 5 सब शेल्स हैं, ये एस की एक शेल और ये पी की 3 शेल, 1 2 एंड। बात समझ में आ गई? पहले हमने अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लिया कि हमारे जो मेटल है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कहाँ का देखा, अंदर का देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैलेंस ऑर्बिटल, क्योंकि अपना पहला पॉइंट यही है थ्योरी का, दैट वी हैव टू फोकस ऑन द वैलेंस ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल से वो कभी हेल्प नहीं मिलती है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी निकल रहा है लेकिन नहीं भी अटैच हो पा रहा है तो भी इनर ऑर्बिटल की हेल्प किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं ली जाती है, केवल वैलेंस ऑर्बिटल में ही चेंज होता है जो भी चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ, देखो कॉम्प्लेक्स में 4 साइनाइड आयन लगे, ठीक है। जो साइनाइड आयन लगा हुआ है, एक साइनाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो ये तो पहली कंडीशन है, जो लिगेंड है वही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, तो एक पेयर प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, 4 ऑर्बिटल ऐसी चाहिए कि जो वेकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, निकिल का मैंने तुम्हें इसमें बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होने पर अब मैं यहाँ पर निकिल +2 का ही लिखूंगी कन्फिग्रेशन, ये निकिल का ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है और ये मैं निकिल +2 का ही लिखूंगी। अब निकिल +2 में क्या होगा, ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s खाली हो जाएगी क्योंकि बाहर वाली ऑर्बिटल 4s है, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका मतलब अब यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, और इसके डी के एक इलेक्ट्रॉन से जिनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 10, ये डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? अब दो पॉसिबिलिटी है, देखो उन पॉसिबिलिटीज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है अपना कि इसकी शेप क्या आएगी। अगर तुमने यहाँ तक सही किया, अगला स्टेप गलत कर दिया तो गलत करते ही जरूर होगी। देखो यहाँ पे क्या, अपने पास 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये वैलेंस ऑर्बिटल नहीं, इन चारों में भी साइनाइड आयन जा सकते हैं। 4 साइनाइड आयन लगाने, 4 ऑर्बिटल अपने पास अवेलेबल है, इनमें एकोमोडेट हो सकता है साइनाइड आयन, लेकिन होता क्या है, जो साइनाइड आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक सीरीज में तुम्हें बताऊंगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से आती है, लेकिन वो बुक में बाद में दे रखी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टॉपिक है, उसमें लिगेंड्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, विच इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड विच इज द वीक लिगेंड। देखो अब मैं तुम्हें एक जनरलाइजेशन बताती हूँ, स्पेशली नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, जैसे ये अपने मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, जैसे NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। अब अपने पास तो साइनाइड है, पहले उसी से बात करते हैं, साइनाइड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या कि ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर करने के लिए एनर्जी दे देगा। देखो इसमें अकोमोडेट होने के लिए तो एनर्जी इसको देनी ही देनी है, इलेक्ट्रॉन उसको देने ही देने हैं। अब उसके पास एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दूसरे लिगेंड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। क्लोरीन हमेशा स्ट्रॉन्ग माने गए पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहाँ पर आकर वो वीक हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू साइनाइड आयन, इन कंपैरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इन कंपैरिजन टू अमोनिया, क्योंकि वहाँ कंपटीशन उनका एलिमेंट के साथ नहीं है, वहाँ कंपटीशन उनका आयंस के, मॉलिक्यूल्स के सबके साथ कंपटीशन है। तो यहाँ पर अपने जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे नीचे आते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब पेयरिंग के बराबर एनर्जी दे ही नहीं पाते हैं।
जैसे ही बॉन्ड बनेगा वैसे संतुष्ट हो जाएंगे कि बस ऑर्बिटल मिल जाए और बॉन्ड बन जाए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ये साइनाइड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, पेयर करके ये एक ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगी, डी की एक ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगी। तो डी, एस और 2 पी, टोटल 4 ऑर्बिटल मिलाकर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये निकिल +2 था और निकिल +2 की अब मैं हाइब्रिड स्टेट में, हाइब्रिड स्टेट में क्या आया, 3, 4 सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और इस ऑर्बिटल में साइनाइड, देन 1 मोर, हाँ इसको मैं थोड़ा सा अलग बना दूँ क्योंकि ये इनके साथ जॉइन हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन कर जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और बाद में कितनी बची, 1, 2, 3, 4, बाद में 1 बची। ये है इसकी हाइब्रिड स्टेट। बात समझ में आई? ये तीनों तो सेटिस्फाइड है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है उतने होने चाहिए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बेचारे बैठे ही अपनी ऑर्बिटल छोड़ के जा नहीं सकती है, और यहाँ पर अपना साइनाइड आयन आ जाए। ये 4 साइनाइड आयन, एक साइनाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब पेयर प्रोवाइड किए जाते हैं हम एरो लगाते हैं उसके लिए, तो वही एरो यहाँ लगाते हैं, ये Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बुक में तुम्हारे लिए साइनाइड लगा के नहीं दिया हो, केवल ये लगा के छोड़ दिया, बट दिस इज द करेक्ट वन कि हमने इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर बताया, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। अब DsP2 आया, DsP2 में स्क्वायर प्राइमर शेप आ जाती है, निकिल को मैं लिख रही हूँ बीच में, Cn, 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 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, Cn, Cn, और ओवरऑल इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के 2 का नेगेटिव चार्ज मेंशन करो, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। अब एक चीज़ होगा, ये एक ही कॉम्प्लेक्स आज एक्सप्लेन हुआ है, बट इसके मैं सारे पॉइंट तुम्हें बता देती हूँ। देखो अब इसमें ये भी पूछते हैं कि NiCN4 2 नेगेटिव इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। देखो डायमैग्नेटिक हम किसको बोलते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोलते हैं निकिल +2 इट इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि निकिल +2 इसके साथ कॉम्प्लेक्स NiCN4 2- इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इसके नीचे में यार लिख देती हूँ डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और डायमैग्नेटिक का मतलब है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड ठीक है। तो अब इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, हम निकिल का एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं, तो कल होपफुली अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो परसों तो हो ही जाएगा।